Hello, hello students. Welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हम सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम अब तक सॉल्यूशंस की जो डिफरेंट कंसंट्रेशंस होती हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशंस की जो यूनिट होती हैं, उसके बारे में स्टडी कर चुके थे। उसके अलावा हम रोल्स लॉ को स्टडी कर चुके थे। आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं वो स्टडी कर चुके थे और हेनरीज लॉ स्टडी कर चुके थे। अब हम स्टडी करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब दो टाइप की आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी सॉल्यूशंस की। एक होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक होती है नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ जो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं वो होती है आपकी नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मीन्स आपका जो डिजोल्व आपका सोल्यूट या सोलवेंट है उनके नेचर पे डिपेंड कर रही है, तो वो आपका नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी जो सिर्फ नंबर ऑफ डिजोल्व पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, उनका उनकी आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करती कि वो कौन से आपके आयंस हैं, किस आपके कंपाउंड के आयन है, किस मेटल के आयन है। तो वो आपकी क्या होती है, नॉन कोलिगेट, वो आपकी होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपकी जनरली चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करेंगे वो है, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी वेपर प्रेशर लोअरिंग, थर्ड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन चारों प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो फर्स्ट आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब उसके बारे में पहले स्टडी कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे देखो कोई आपके पास सपोज, क्योंकि दो कंपाउंड्स है आपका, एक दो सॉल्यूशन है, एक 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है शुगर का और एक 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का। मींस शुगर का सॉल्यूशन है एक्वस 1 मोलर और NaCl का सॉल्यूशन है एक्वस 0.5 मोलर। देखो अब कंसंट्रेशन में आपको पता है डिफरेंस है। जो NaCl की कंसंट्रेशन है वो शुगर की सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में हाफ है, लेकिन दोनों में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स है, वो क्या है, सेम है। सेम क्यों है, NaCl आपका आयनिक कंपाउंड है तो वो डिसॉल्व होकर एक्वस सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। तो 0.5 मोल आपके Na पॉजिटिव के हैं, 0.5 मोल Cl नेगेटिव के हैं। तो टोटल वहां पे भी मींस इसका मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या है, सेम रहेंगे। तो इससे देखोगे ना, अब जो सॉल्यूशंस की जो मोस्टली प्रॉपर्टी है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये क्या मिलेंगी, दोनों सॉल्यूशंस के लिए सेम मिलेंगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, सेम है। लेकिन नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जैसे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सोल्यूबिलिटी, ये सब क्या होगी आपकी अलग अलग होंगी, क्योंकि ये आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे नहीं, नेचर पे डिपेंड करती है पार्टिकल के। जैसे फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई आपके ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपको डिफ्यूजन पता है, लिक्विड्स में डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है कि सब्सटेंस क्या करते हैं, डिफ्यूज होने की कोशिश करते हैं। कैसे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ताकि जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन का वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, डिसअपियर हो जाए। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब जब आप वाटर को या कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन को आप इकट्ठे रखोगे, सॉल्यूशन को एक एक्वस सॉल्यूशन है आपका वाटर का, किसी सॉल्ट का, और एक प्योर वाटर है, मींस सॉल्वेंट है, और एक सॉल्यूशन है, उनको रखोगे तो क्या होगा, जो सॉल्ट है वो आपका वाटर लेयर की तरफ मूव करेगा और आपका वाटर है वो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, ताकि जो न्यू सॉल्यूशन है वो क्या हो जाए, यूनिफॉर्म ही होता है आपका डिफ्यूजन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, क्योंकि देखो साल्ट की कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा है, वाटर में बिल्कुल भी नहीं है, तो साल्ट तो आपका वाटर की तरफ मूव करेगा। अब वाटर यहाँ पे तो प्योर वाटर प्रेजेंट है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर प्योर से आपका सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है आपका, जो सेपरेटिंग कंसंट्रेशन है सॉल्यूशंस के, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को वाटर की कंसंट्रेशन से आपका सेपरेट करना, ये क्या कहलाता है, थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये क्या कहलाता है आपका ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस में क्या होता है आपका, ओस्मोसिस जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, सिर्फ आपके सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है अपने से पास होने के लिए, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती। सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती, तो वाटर क्या आएगा आपका, सोल्यूशन से जो लो कंसंट्रेशन था आपका सोल्यूशन में वाटर की, वहां से आपका हायर कंसंट्रेशन में मूव करेगा। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, थ्रो सोल ये
आपका फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। अब जो डिफ्यूजन है ये आपका हो गया ओस्मोसिस। आपका डायग्रामेटिकली आपको शो भी कर रखा है। अब जो ये सोलवेंट है, जब आपका अगर ट्यूब में जैसे ये दिखा रखा है पीछे ट्यूब, इस टाइप से ट्यूब में आपका ये हो रहा है डिफ्यूजन, तो आपका जो सोलवेंट मूव करता है ट्यूब में अप ऊपर की तरफ, जो हाइट ऑफ द सॉल्यूशन है वो कब तक मूव करेगी, हाइड्रो उतना मूव करेगी कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा हुआ है कॉलम पे, तो वो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा आपका ओस्मोटिक प्रेशर के। द सॉल्वेंट मूव्स इनटू द ट्यूब एंड द हाइट ऑफ द सॉल्यूशन विल राइज till hydrostatic pressure exerted by the column of solution equal to osmotic pressure। तो इक्वल जो osmotic pressure के इक्वल जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा उसके हाइट के इक्वल क्या आएगी, राइज होएगा आपका ये सोलवेंट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर, या डेफिनेशन हो सकती है ऑस्मोटिक प्रेशर की, न्यू डेफिनेशन है, एक्सटर्नल प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इन इट बीइंग फ्रॉम डाइल्यूटेड बाय द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट वाया ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है, किसके इक्वल होता है कि जितना प्रेशर चाहिए आपका रोकने के लिए आपका ऑस्मोसिस को, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए आपका जितना प्रेशर चाहिए वो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है आपका। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइज लाइट्स के केस में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होते, जो वाटर के अंदर आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होते, उनको आप बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मतलब नॉट आयनाइजेबल होते हैं। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के, मींस कंसंट्रेशन डबल हो गया है तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। या आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर दो सॉल्यूशंस के पास सेम मोलर कंसंट्रेशन है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। सेम कंसंट्रेशन है तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। एग्जाम्पल दे रखा है आपको, जैसे एक सॉल्यूशन है जिसमें 34.2 ग्राम सुक्रोस है, चीनी है, शुगर है आपकी 34.2 ग्राम 1000 ग्राम वाटर के अंदर, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है डेक्सट्रोज के सॉल्यूशन के, और डेक्सट्रोज के सॉल्यूशन का क्या है आपका 18 ग्राम है 1000 ग्राम में। क्यों आया सेम, क्योंकि पक्का इनका नंबर ऑफ जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होगी, सेम मिलेगी। जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे सुक्रोज के, 34.2 ग्राम है, मोलिकुलर वेट होता है सुक्रोज का 342, तो आपका 0.1 मोलर आ गया आपका। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डेक्सट्रोज निकाल लेंगे आपका, तो 18 ग्राम है वेट, 180 है आपका वाटर का मोलिकुलर वेट, तो ये हो गया 0.1। तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो दोनों के दोनों सॉल्यूशन क्या है आपके, आइसोओस्मोटिक हैं आपके। आइसोओस्मोटिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कब होगा, जब मोलिकुलर जो जो कंसंट्रेशन है वो सेम होगी, तो सेम आपका क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये याद रखना है आपने। आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी बोल दिया जाता है ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। नेक्स्ट आपका आता है वेंट होप इक्वेशन। जो वेंट होप इक्वेशन क्या है, ये आपका ओस्मोटिक प्रेशर, कंसंट्रेशन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो, उसमें आपका प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन निकालते हैं इसके वेंट होप इक्वेशन की हेल्प से। वेंट होप इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो पाई है, जो प्रेशर है ओस्मोटिक प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपका प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे ही जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा देते हैं, पाई इजिकल टू आर सी टी। तो ये क्या निकालता है, एक तरीके से आइडियल गैस इक्वेशन की तरह है ये, कि पी वी इजिकल टू एन आर टी। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है आपकी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो C की जगह N बाई वी रखेंगे तो पाई P है, तो V उस साइड जाके आपका क्या बन गई, आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के केस में, वो इक्वल होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सोल्यूट इफ इट वाज ए गैस ऑक्यूपाइंग द सेम वॉल्यूम। कि जितना आपका सोल्यूट प्रेशर एक्सर्ट करेगा अगर वो गैस है और सेम वॉल्यूम की, तो वो क्या होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। जैसे पाई V इजिकल टू एन आर टी, एन बाई वी भी कर सकते हैं, वी इस साइड जाएगा तो पाई इजिकल टू एन बाई वी। ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन से डेराइव कर रहे हैं, पी या पाई
सेम प्रेशर को डिनोट कर रहे हैं। पी वी इजकल टू एनआरटी होता है, वॉल्यूम उस साइड चला जाएगा तो एन बाई वी हो गया, और एन बाई वी आपका होता है कंसेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम आपका होता है कंसेंट्रेशन, तो पाई इक्वल हो गया आपका सी आर टी के, पाई इजकल टू एम आर टी, एम यहाँ पे आपका मोलालिटी है, कंसेंट्रेशन की यूनिट लेके चल रहे हैं मोलालिटी, तो आपका पाई इजकल टू आपका सी आर टी वेंट होप इक्वेशन है, और पाई इजकल टू एम आर टी मोर्स इक्वेशन है, तो वेंट होप इक्वेशन आपकी होगी पाई इजकल टू सी आर टी। अब एग्जांपल है देखो, एक ओस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, व्हाट इज द ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 ग्राम सुक्रोज, जिसका मोलिकुलर वेट क्या है 342 है, डिजोल्व इन 100 ml वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, एंड और की वैल्यू दे दी। देखो आपको वेट दे दिया है, आपको टेम्परेचर दे दिया है, आपको आर की वैल्यू दे दी। सबसे पहले आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे सुक्रोज के, तो मोल्स क्या हो जाएगा, 1 ग्राम मोलिकुलर 1 ग्राम गिवन वेट है, 342 आपका मोलर वेट होता है, तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स पर 100 ml। अब 100 ml में इतने हैं, तो आपने 1000 ml में निकाल सकते हैं कितने होंगे, 1 लीटर में कितने होंगे, 1 लीटर में निकाल लिया तो आपकी क्या होगी, मोलालिटी होगी आपकी। अब पाई इक्वल होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल होता है कंसंट्रेशन इनटू आर इनटू टी, कंसंट्रेशन आपको निकाल चुके हो आप, आर आपका दे रखा है वैल्यू, और टेम्परेचर आपका निकाल लोगे, टेम्परेचर को आपने केल्विन में ही लेना है, डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो आप उसको केल्विन में कर सकते हैं, 273 ऐड करके, तो आपका ये आपका आ जाएगा आंसर 0.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका ओस्मोटिक प्रेशर आ गया आपका। अब इलेक्ट्रोलाइट्स का ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जैसे अब तक पढ़ा था हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो डिसोसिएट हो जाते हैं। अब एक तो क्या है, ये डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, तो जिससे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाते हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गए तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर्स पे डिपेंड करती है, तो नंबर बढ़ गए तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। अब जैसे NaCl का में दो आयन होते हैं, अब आयनाइज हो जाता है तो दो आयन हो गए, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो आपका इसका ऑस्मोटिक Na पॉजिटिव भी ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, Cl नेगेटिव भी, तो जो प्रेशर है वो डबल हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा किससे, अगर आपका कोई नॉन आयनाइज सब्सटेंस है सेम कंसंट्रेशन का, जैसे एक मोल NaCl है और एक मोल आपका है शुगर, तो देखो शुगर भी एक मोल है, NaCl भी एक मोल है, लेकिन यहाँ पे NaCl का जो osmotic प्रेशर है वो डबल आएगा। अब क्वेश्चन ये आ सकता है, देखो कि आप बोलेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, तो osmotic प्रेशर सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों की मोलर कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अलग होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, तो NaCl में एक टाइप से क्या है, दो आयन प्रेजेंट है, एक टाइप से दो मोलर कंसंट्रेशन है, 1 मोल Na पॉजिटिव 1 मोल Cl नेगेटिव, तो दो मोलर है, डबल है आपकी कंसंट्रेशन शुगर के कंपैरिजन में, तो उसमें प्रेशर भी क्या होगा, डबल होगा। और जैसे K2SO4 है, K2SO4 में दो पोटेशियम आयन है, एक सल्फेट आयन है, 2K पॉजिटिव प्लस 1SO4 2 नेगेटिव, तो टोटल 3 आयन है तो इसका 3 टाइम होएगा। FeCl3 है तो Fe3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, तो एक आयरन का आयन है, 3 क्लोरीन के आयन है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 टाइम बढ़ जाएगा, तो क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। अब इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएट होएगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या है, इंक्रीज हो जाएंगे। पाई वी को इसलिए वेंट होप इक्वेशन में मॉडिफाई हो जाती है, पाई वी को लिख देते हैं हम, पाई को लिख देते हैं आईसीआरटी या आईएमआरटी। आई क्या है यहाँ पे, डिसोसिएशन फैक्टर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नंबर ऑफ आयन जो प्रोड्यूस होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो होते हैं ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर बिफोर आयनाइजेशन। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पे आई की वैल्यू 1 रहेगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें आई का कोई रोल नहीं होता, आई का रोल आता है सिर्फ आपका डिसोसिएशन वाले मॉलिक्यूल्स में आपका रोल। बाकी ये आपका हमारी कोलिगेटिव कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।